बचपन में घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता। अपना खुद का घर तो बच्चों को काटने दौड़ता है जैसे। बच्चों से अगर पूछो कि कहाँ जाना है, खुद के घर या फिर किसी दूसरे के घर, तो 99% मामलों में वो दूसरों के घर को ही बोलेंगे, चाहे वो घर उनके पहचान वालों का हो या फिर ना हो। उनके इस तरह के बर्ताव का सबसे बड़ा कारण होता है जिज्ञासा, नया देखने और जानने की इच्छा। नई जगह उनके लिए कौतूहल का विषय होती है। शायद इन्हीं सब कारणों से जब बचपन में हम अपने नए घर में आए थे, तब मैं बहुत खुश था। नई जगह और नए घर का रोमांच भी था मुझ में। शायद इसी उत्साह और नई जगह में नया नया आने की वजह से मुझे बचपन का वो समय अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है। पर जब तक मैं 16 साल का नहीं हुआ, तब तक मुझे असलियत नहीं बताई गई थी कि उस नई जगह में मैं कैसे मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। ये 12 साल पहले की बात है। उस समय मैं 4 साल का था। पापा की नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफर होता ही रहता था। इस बार हमारा ट्रांसफर एक छोटे से शहर में हुआ था। हम एक सुंदर से बगीचे जैसे इलाके में रहने आए थे। चारों तरफ हरियाली थी। कुल मिलाकर 400 घर होंगे हमारे मोहल्ले में। सारे के सारे घर 2 मंजिला थे। सभी घरों के बीच में एक बड़ा सा मैदान था। यहाँ खेलकूद करने के लिए जगह थी और साथ में बैठकर बस सुस्ताने और गप्पे मारने के लिए भी गार्डन था। कॉलोनी में घरों की एक श्रृंखला ऐसी भी थी जो इस कॉलोनी के बिल्कुल अंत में किनारे की तरफ थी। उन घरों के सामने, उनके प्रवेश द्वार के सामने दूसरे घर थे और उनके पीछे एक घना जंगल। पता नहीं वो जंगल सच में इतना घना था भी या नहीं। मैं तो जब भी पीछे वाली बालकनी से देखता तो मुझे तो बस पेड़ ही पेड़ दिखाई देते। लेकिन मैंने वहां के दूसरे लोगों और अपने साथ के भी कुछ दोस्तों से सुना था कि ये कोई जंगल नहीं है, बस पेड़ों का एक झुरमुट है जिसके उस पार खेत है। उनके कहने के अनुसार हमारी कॉलोनी, उसके बाद पेड़ों का ये झुरमुट और उसके बाद खेत, ऐसा कुछ था। असलियत मुझे कभी भी पता नहीं चली। न तो मैं उन पेड़ों के पार कभी देख पाया, न मेरा कभी वहां जाना हुआ। बल्कि मैं तो उन पेड़ों से दूर रहना चाहता था, जितना हो सके उतना दूर। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं पीछे वाली बालकनी में खड़ा होकर उन पेड़ों की तरफ देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो पेड़ भी मुझे वापस देख रहे हैं। और अगर मैं अपनी नजरें फेर भी लेता, तब भी जैसे उन पेड़ों का मेरी तरफ देखना बंद नहीं होता। घबरा कर मैं अपनी मम्मी के पास भाग जाता। अगर मैं किसी और के सामने ऐसे घबरा कर अपनी मम्मी के पास जाता, तो मम्मी हंसते हुए उनसे कहती कि मैं पहली बार इतने ऊंचे और घने पेड़ देख रहा हूं, शायद इसलिए ज्यादा देर तक उन्हें देखने से डर रहा हूं। ऐसे बड़े पेड़ तो मैंने सच में नहीं देखे थे, लेकिन क्या मेरे डरने की वजह यही थी? हमें नए घर में आए अब 20 दिन हो गए थे। हमारा घर दूसरी मंजिल पर था और यहां मैं किसी को जानता भी नहीं था, इसीलिए घर से मेरा नीचे उतरना होता ही नहीं था। आसपास की 3 से 4 आंटियों ने शायद मुझे बालकनी में अकेले खड़े देख लिया था। एक दोपहर को वो सब हमारे घर में आ गईं। उस समय घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही थे। मेरी बड़ी बहन कोमल और पापा स्कूल और ऑफिस गए थे। ये सारी आंटियां अपने बच्चों को भी लेकर आई थी, जिनमें से कुछ तो मेरी उम्र के और कुछ उम्र में मुझसे थोड़े बड़े थे। उनके आने का कारण बहुत सीधा था। वो हमें यहाँ उस मोहल्ले में वेलकम कराना चाहती थी और हमसे जान पहचान भी बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने मम्मी को तरह तरह के छोटे मोटे गिफ्ट्स दिए। ये फूलों का गुलदस्ता, घर के लिए शोपीस
और इसी तरह की छोटी मोटी चीजें थी। मेरे लिए भी वो लोग तरह तरह के खिलौने लाए थे। मेरे लिए तो वो दिन काफी खुशी भरा था। इतने दिनों से जब मैं बोर हो रहा था, वो बोरियत जैसे एक ही पल में खत्म हो गई थी। दोपहर से शाम तक मैं उन लोगों के साथ खेलता रहा और शाम होने पर फिर उन्हीं लोगों के साथ बाहर भी गया। मेरी खुशी तो सातवें आसमान पर थी। यहाँ आना जैसे मेरे लिए, खास तौर पर मेरे लिए सबसे लकी साबित हो रहा था। अगले कुछ ही दिनों में मैं और मम्मी, हम दोनों उन लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे और उनके साथ अच्छा खासा समय बिताने लगे थे। हमें आए हुए अब 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो चुका था। मम्मी और पापा अब उनमें आपस में अक्सर झगड़े होने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले उनमें बिल्कुल झगड़े नहीं होते थे, लेकिन पहले साधारण सी बहस बस हुआ करती थी। अब तो वो एक दूसरे से जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए झगड़ते थे। मुझे याद है, एक बार तो दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि मम्मी ने एक मिट्टी का वेस उठाकर पापा की तरफ दे मारा था। पापा बच तो गए थे, लेकिन उस दिन के बाद वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने मम्मी की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। बेडरूम से वो अपना सारा सामान लाकर एक छोटे दूसरे रूम में चले गए। उस दिन से वो दोनों ही अलग अलग सोने लगे और उन्होंने अपना सारा काम और अपना सारा सामान अलग अलग कर लिया। वो दोनों अब अलग अलग खाना बनाते, अलग अलग टीवी देखते। शायद एक दूसरे को देखना भी उनके लिए अब एक सजा थी। हम चारों, मैं, मम्मी, पापा और कोमल, हमेशा से एक ही बेड में एक ही बेडरूम में सोते थे। इस झगड़े की वजह से अब हम दोनों बच्चे भी असमंजस में पड़ गए थे कि किसके साथ जाया जाए। ना तो हम मम्मी को छोड़ना चाहते थे और ना ही पापा को। पर अंत में कोमल ने यह डिसाइड किया कि पहले 1 महीना मैं मम्मी के साथ उनके बेडरूम में उनके साथ सोऊंगा और कोमल पापा के साथ। फिर अगले महीने हम इसे बदल देंगे। मैंने भी ये बात मान ली। फिलहाल के लिए तो ये ठीक था, पर वहाँ मम्मी के बेडरूम में मुझे रात में सोने में डर लगता था, क्योंकि वहाँ की खिड़की उस जंगल, उन पेड़ों की तरफ खुलती थी। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के हल्के फुल्के उजाले की वजह से उस खिड़की के शीशे में डरावनी परछाइयाँ बनती थी। ये परछाइयाँ उन पेड़ों की ही थी, पर मैं वैसे भी उन पेड़ों से डरता था। रात में अगर बाहर हवा चल रही हो तो पेड़ों की वो परछाइयाँ भी हिलती हुई सी लगती थी। मुझे तो उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो पेड़ मुझे देखने की कोशिश करते हुए इधर से उधर हो रहे हों। जब भी मुझे डर लगता था तो मैं पापा से चिपक जाता था, पर अब तो पापा साथ में नहीं थे। पर कोई बात नहीं, कम से कम मम्मी तो साथ में थी। जब मुझे मम्मी के कमरे में ही रहना था तो सारे खिलौने मैं वहीं पर ले आया। अब मेरा अधिकांश समय मम्मी के ही साथ बीतने लगा, दिन और रात। दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, ना मैं बालकनी में जाता था और ना ही खिड़की में वो पेड़ों की परछाइयाँ दिखती। पर रात की बात कुछ और थी। हर रात सोने से पहले मैं यही सोचता था कि खिड़की की तरफ देखूंगा ही नहीं। लेकिन जैसे कि होता है, जो चीज़ आपको डराती है वही चीज़ आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है। मम्मी से बिल्कुल चिपक कर, चादर पूरी तरह से ओढ़कर, मैं एक आंख हल्के से निकालकर खिड़की और उन पेड़ों की परछाइयों की तरफ देखता रहता। आमतौर पर वो पेड़ और उनकी परछाई बिल्कुल शांत रहती, पर कभी कभी हवा चलने की वजह से वो हिलते। उनके हिलने पर मुझे लगता जैसे वो मुझसे कह रहे हों कि हमें पता है तुम यहीं हो और हमें देख रहे हो और हम भी तुम्हें देख सकते हैं। उनके हिलते साथ ही मैं चादर पूरी तरह से उड़कर करवट बदल लेता। मम्मी मुझे अक्सर रात में डांटा भी करती कि जब डर लगता है तो क्यों देखता है। बात तो उनकी सही थी, पर मैं उनको कैसे बताता
कि जो भी मैं देख रहा हूं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। छोटा था ना। मेरा बाल मन सिर्फ डर और उत्सुकता की वजह से ही खिड़की में बनी उन परछाइयों को नहीं देखता था। एक और कारण था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि हर रात ये पेड़ की परछाई गहरी होती जा रही है। शुरू में परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक पेड़ की खिड़की से उतनी दूरी पर होने पर बननी चाहिए, लेकिन हर रात वो परछाई गाढ़ी होती जा रही थी, जैसे वो पेड़ पास आता जा रहा हो। उसकी शाखाओं और पत्तियों का हवा में हिलना हर रात और भी साफ साफ महसूस किया जा सकता था। और कभी कभी तो मुझे यूं भी लगने लगा था कि इन शाखाओं का हिलना बिना हवाओं के भी हो रहा है। पर ये सब बातें मैं अपनी मम्मी को कैसे बता सकता था? उस समय मुझे इतने शब्द आते ही नहीं थे। पर सच में अगर मैं किसी भी तरह से मम्मी का ध्यान इस तरफ कर देता तो शायद बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। 10 दिन और बीत गए। अब तक पेड़ों की वो परछाई और भी गाढ़ी हो गई थी। अब जाकर मुझे इतना साफ साफ दिखने लगा था कि ये एक ही पेड़ है जिसकी परछाई हर रात गहरी होती जा रही है। अब तो उसकी काली परछाई इतनी पास लगने लगी थी कि जैसे खिड़की खोलते ही साथ उसे छुआ जा सकता हो। अगली तूफानी रात में इस परछाई का राज मेरे सामने खुलने वाला था। और वो राज इतना भयानक था कि छोटा होने के बावजूद मुझे सब कुछ याद है। उस रात कुछ ज्यादा ही तेज बारिश हो रही थी। बादल भी गरज रहे थे और रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। मैं वैसे तो सो चुका था, लेकिन जो जोरों से बादल गरज रहे थे उससे मेरी नींद खुल गई थी। मम्मी अभी भी सो रही थी, पर मुझे अब दोबारा नींद नहीं आने वाली थी। बादलों की आवाज से भी मुझे डर लगता था। आंखें जबरदस्ती बंद करके मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन जब तक बादल चुप नहीं हो जाते मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उत्सुकतावश मैं फिर से खिड़की की तरफ चादर में पूरी तरह से छुपकर देखने लगा। वो पेड़ की परछाई आज आज बहुत ज्यादा करीब थी। मेरे सोने से पहले जितनी पास थी अब वो उससे भी अधिक करीब लग रही थी। डर और उत्सुकता ने मेरे दिमाग को घेर लिया। मैं सोना चाहता था, आंखें बंद करके करवट बदल लेना चाहता था, लेकिन देखना भी चाहता था, समझना भी चाहता था कि बाहर ये आखिर है क्या। मेरे देखते ही देखते पेड़ की वो परछाई खिड़की के और भी करीब आ गई। आश्चर्य से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर खिड़की के बाहर की तरफ से खिड़की पर एक आकृति उभरी। ये एक हाथ था, एक बड़े नाखूनों, लंबी उंगलियों वाला, काली सी सूखी चमड़ी वाला हाथ। चमड़ी भी नहीं, वो तो जैसे शल्क थे, स्केल्स, जैसे किसी पक्षी के पंजे में होते हैं वैसे शल्क। उस हाथ ने बाहर से खिड़की को छुआ। पर यह डरावना तमाशा यहां पर खत्म नहीं हुआ। पहले एक हाथ और फिर दूसरा हाथ भी खिड़की पर उभरा। हाथों की उन दोनों आकृतियों के बीच में उस पेड़ की गहरे काले रंग की परछाई थी। और फिर वो परछाई भी अब धीरे धीरे पास आने लगी, और भी पास। और तब मुझे समझ में आया कि इतने दिनों तक मैं जिसे परछाई समझता था वो असल में क्या है। जिसे मैं पेड़ की शाखाएं समझता था वो असल में बाल थे। जब वो शाखाएं हवा में हिलती महसूस होती थी तब असल में वो बाल उड़ रहे होते थे। जब मुझे पेड़ हिलता हुआ सा दिखता था तब असल में बाहर एक सिर हिल रहा होता था,
और जो मुझे लगता था कि पेड़ हवा में हिलते हुए मुझे देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये सिर था जो दाएं बाएं होते हुए मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। वो परछाई खिड़की के और भी पास आई और फिर दोनों हाथों के बीच खिड़की के दूसरी तरफ से ही उभरा एक चेहरा, एक सूखा हुआ बुढ़िया का चेहरा। पर यह बूढ़ा चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें, उनमें पुतलियां नहीं थी, बिल्कुल सफेद, दूध के जैसी, काले होंठ और झुर्रियों से भरा चेहरा, सामान्य से बहुत ज्यादा झुर्रियां। वो सफेद आंखें कमरे में अब इधर उधर देखने लगी, जैसे बाहर से कमरे के अंदर मौजूद हर चीज को देखकर कुछ ढूंढ रही हूं। और फिर इधर उधर नजर मारते हुए वो मेरे ऊपर आकर स्थिर हो गई, जैसे उन्होंने मुझे ढूंढ लिया हो। मेरे चादर में अच्छी तरह छुपने के बावजूद भी जैसे उन आंखों को पता चल गया हो कि मैं यहां छुपा हुआ हूं। और फिर उस भयानक चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई, एक कान से दूसरे कान तक। मैं सच में ढूंढा जा चुका था। खिड़की पर से वो चेहरा फिर पीछे हटने लगा। पहले वो चेहरा हटा, फिर वो दोनों हाथ। अब फिर से मुझे वो परछाई दिखने लगी और अब वो परछाई भी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। देखते ही देखते वो परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। यहां आने के बाद पहली बार मैंने खिड़की ऐसे देखी थी कि बाहर कोई परछाई नहीं थी, जैसा कि होना चाहिए था। खैर, जो भी था, अच्छा हुआ कि अब सब कुछ नॉर्मल था। हमारी बालकनी के दरवाजे पर फिर खटखट होने लगी। ये वैसी आवाज नहीं थी कि जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई चीज एक निश्चित अंतराल पर दरवाजे से टकरा रही हो। इस खटखट से मम्मी की नींद खुल गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं डरा हुआ चादर में दुबका हुआ था। फिर उनका ध्यान गया कि दरवाजे पर आवाज हो रही है। उन्हें लगा कि शायद मैं इसी वजह से डर रहा हूं। वो उठी और बालकनी के दरवाजे के पास जाने लगी। मैं उनको रोकना चाह रहा था कि बाहर मत जाओ, बाहर कुछ है। पर मम्मी ने बस इतना कहा, कुछ नहीं है, बाहर गमले का पौधा दरवाजे से टकरा रहा है हवा की वजह से, इतना मत डरो। मेरे देखते ही देखते मम्मी ने दरवाजा खोला। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। क्या वो चीज मम्मी पर हमला कर देगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर गए बिना ही उन्होंने गमला पैर से थोड़ा दूर कर दिया और फिर दरवाजा बंद करके वो वापस बेड पर आ गई। उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ और उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। कुछ 10 मिनट में बादलों का गरजना और आंधी तूफान भी शांत हो गए, जिस वजह से मैं फिर से चैन से सो गया। अगले कुछ दिन और भी कुछ खास नहीं हुआ। मम्मी और पापा अभी भी आपस में बात नहीं कर रहे थे। मेरे सारे खिलौने मम्मी के बेडरूम में ही थे। पापा से मेरी बात और मिलना आमतौर पर अब बस तब होता था जब मैं शाम के समय खेलने जाता था। सुबह वो ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते थे और तब मैं मम्मी के रूम में रहता था, जहां वो आते नहीं थे। पर हाँ, उस रात के बाद एक बात अलग हो गई थी। अब मुझे रात के समय खिड़की से बाहर वो परछाई नहीं दिखती थी। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। मैं तो बस खुश था कि अब रातों को मैं चैन से बिना डरे हुए सो सकता हूं। ऐसी ही एक रात मैं बिना डरे हुए मजे से मम्मी के साथ सो रहा था। मेरी नींद एक बार फिर रात को खुली। आज भी बाहर आंधी तूफान और बादलों का गरजना हो रहा था। मेरी नींद फिर एक बार इसी वजह से खुल गई थी। जिज्ञासा से मैंने लेटे हुए ही
पलटकर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की नॉर्मल थी, बाहर कोई परछाई नहीं थी। मुझे तसल्ली मिली, वो डर भरा समय अब खत्म हो चुका था। मैं वापस मम्मी की तरफ पलटकर सोने के लिए हुआ कि बस ये बादलों का गरजना बंद होने का इंतजार करना है। मम्मी भी मेरी ही तरफ करवट लेकर सोई हुई थी, जिस वजह से मेरी नजर मम्मी के चेहरे पर गई और मम्मी सोई नहीं थी। वो लेटे हुए मेरी ही तरफ देख रही थी। उनकी आंखें साधारण से बड़ी, जैसे कटोरों से बाहर ही आ जाएंगी, और उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। ये मुस्कान वही थी जो बाहर खिड़की से मुझे देखते हुए उस बुढ़िया के चेहरे पर थी। एक कान से दूसरे कान तक फैली मनहूस, डरावनी मुस्कान। मम्मी के उस भयानक चेहरे को इतनी पास देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे इस तरह से चिल्लाने के बाद मेरे देखते ही देखते मम्मी का चेहरा नॉर्मल हो गया, जैसे वो सो ही रही थी। उन्होंने आंखें खोली और मुझसे पूछने लगी कि क्या हो गया। फिर बाहर चल रही आंधी तूफान की आवाज सुनकर जैसे वो समझ गई कि मैं उससे डर रहा था, मुझे चुप कराकर वो करवट बदलकर फिर से सो गई। शायद मुझे ही आंखों का धोखा हुआ था। नहीं, ये मुमकिन नहीं था। कुछ तो गड़बड़ थी। उस रात मुझे घंटों भर फिर नींद नहीं आ पाई। अगला दिन होने पर मैं पापा के ऑफिस जाने से पहले ही उठ गया। उनको मैं अच्छे से बता भी नहीं पाया कि कल रात मैंने क्या देखा। बस इतना ही निकल पाया मेरे मुंह से, ये मेरी मम्मी नहीं है। पापा ने मेरे गालों पर बस एक प्यार भरी थपकी दी और फिर चले गए। उन्हें लगा कि मैं मम्मी के बदले हुए व्यवहार की तरफ इशारा कर रहा हूं। शायद कि कल मम्मी ने मुझे डांट दिया होगा और इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं। मैंने कोमल को भी सब कुछ बताया। कम से कम मेरे हिसाब से जितना भी मैं बता सकता था मैंने सब बताया। उसने भी मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्कूल जाने की तैयारी में लगी रही। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और मुझे जिससे डर था, मुझे सारा दिन उसी के साथ बिताना था। सारा दिन मैं मम्मी से नजरें मिलाने से बचता रहा। उन्होंने भी इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वो अपने कामों में लगी रही और मैं खेलने की आड़ में मम्मी से बचता रहा। बस उनकी जरूरी बातों का ही मैं जवाब दे रहा था। रात में भी पूरे समय मैं मम्मी की तरफ पीठ करके सोया रहा। क्या पता कि अगर मैं पलटूं तो वही भयानक चेहरा मुझे मेरी तरफ देखता हुआ मिले। रात में अगर मम्मी मेरे ऊपर हाथ भी रखती थी तो मैं सिहर जाता, सिर्फ डर की वजह से नहीं। अब मम्मी का छूना भी मुझे अलग सा लग रहा हो, कि जैसे ये मेरी मम्मी नहीं, किसी और ने मेरे ऊपर हाथ रखा है। अगले कुछ दिन मेरे बिल्कुल इसी तरह के बीते। हर सुबह मैं पापा और कोमल को कहता कि ये मम्मी नहीं है। वो मेरा विश्वास नहीं करते और स्कूल और ऑफिस चले जाते। हर दिन मैं मम्मी से नजरें चुराता हुआ दिन काटता और रात में भी बस दुबक कर सो जाता। बस दिन में एक ही समय मेरे पास थोड़ा ऐसा था जिसमें मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता और उस समय का इंतजार करता। वो समय था शाम को बाहर खेलने का। ऐसा नहीं था कि शाम को मैं अकेला ही बाहर खेलने के लिए जाता था। मम्मी भी मेरे साथ जाती थी। मैं बाहर पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलता और मम्मी दूसरों के साथ बातचीत में लगी रहती। पर इस समय में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। मुझे लगता था कि इस समय में मैं इंसानों के बीच हूं। पर मेरी इस खुशी में भी ग्रहण लगने वाला था। एक शाम की बात है।
बाकी दिनों की ही तरह मैं दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में ही एक बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर गया और मेरी कोहनी में खरोंच आ गई। जिस बच्चे ने मुझे धक्का दिया था वो खुद ही मुझे उठाने भी आ गया था। इतने में मेरी मम्मी आई और बेहद बेरहमी से उस बच्चे को एक जोर का तमाचा मार दिया। वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर उस बच्चे की माँ और बाकी के पेरेंट्स भी आ गए। उन सबके ही साथ मम्मी की बहस होने लगी। मम्मी मुझे लेकर वापस घर आ गई। मोहल्ले वालों ने यह फैसला ले लिया कि अब से कोई भी न तो हमारे परिवार से बातचीत रखेगा और ना ही कोई बच्चा मेरे साथ खेलेगा। सच कहूं तो मम्मी का ये रूप देखकर मैं भी डर गया था। आज तक उन्होंने हाथ उठाना तो क्या, कभी हमें डांटा तक नहीं था। पापा के साथ बस उनकी हल्की फुल्की बहस हो जाती थी। सब कुछ इतने में ही सीमित था। मेरा विश्वास और भी बढ़ता जा रहा था कि ये मेरी मम्मी नहीं है। रात मैंने फिर से उसी तरह काटी। सुबह सुबह फिर से मैंने पापा को यही सब बातें कही और ये भी बताया कि कैसे पिछले दिन मम्मी ने एक बच्चे पर हाथ उठाया। और ये सुनकर पापा के चेहरे पर भी चिंता और गंभीर भाव आ गए। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब मुझे उम्मीद होने लगी थी कि पापा मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं। उस शाम पापा थोड़ा जल्दी आए। उनके साथ कोई और भी आया हुआ था। मम्मी उस समय घर पर नहीं थी। उस समय तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि आखिर मम्मी कहाँ गई होंगी। मोहल्ले के सभी लोगों ने तो जैसे हमारे परिवार का बॉयकॉट कर दिया था। पापा के साथ जो आए थे उनका नाम प्रवीण था, प्रवीण कुमार। उन्हें घरों और वास्तुओं का बड़ा ज्ञान था। पापा उन्हें इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं हर तरफ से कलह चल रही थी। मम्मी और पापा के बीच और मम्मी और बाकी के पूरे मोहल्ले के बीच। प्रवीण अंकल ने पूरे घर का जायजा लिया और कहा कि वास्तु तो ठीक है, लेकिन इस घर में एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी उन्हें। वो अब पूरे घर में उस नेगेटिव एनर्जी का सोर्स ढूंढने लगे। इस एनर्जी को महसूस करते हुए वो बेडरूम तक आ गए, वहीं जहां मैं और मम्मी सोते थे। उन्होंने वो कमरा अच्छे से देखा और फिर पापा से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तुम्हारे ऊपर और खास तौर पर बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे निपटने के लिए मुझे किसी की सहायता चाहिए। जब तक मैं ना आऊं तुम बच्चों के साथ ही रहना। कहकर प्रवीण अंकल तेजी से बाहर निकल गए। मैं, पापा और कोमल वहीं कमरे में रहे। मम्मी का अभी भी कोई अता पता नहीं था। कुछ देर में वो वापस आए। पापा ने उन्हें घर की चाबी दे रखी थी। उन्होंने ही खुद कहा था कि बाहर का दरवाजा लॉक करके जाए ताकि मम्मी वापस ना आ पाए। उनके वापस आने तक मम्मी वैसे भी नहीं आई थी। उन्होंने पापा से कहा कि हमें यानी बच्चों को दूसरे कमरे में छिपा दिया जाए। पापा ने कोमल से भी यही बात कही कि वो मेरे साथ दूसरे कमरे में जाए। प्रवीण अंकल फिर मेरे खिलौनों की तरफ बढ़े। उन्होंने अपने हाथ में एक कपड़ा लपेटा और खिलौनों में से एक ऑक्टोपस का खिलौना उठा लिया। यह खिलौना मुझे अभी ही मिला था कुछ दिनों पहले, जब मोहल्ले के सभी लोग हमारा वेलकम करने हमारे घर आए थे। तब उन्हीं में से एक आंटी ने मुझे ये खिलौना दिया था। ठीक ठाक तो मुझे याद भी नहीं कि ये किसने दिया था। उन्होंने वो खिलौना उठा लिया और सावधानी से एक थैले में रख दिया। अभी उन्होंने वो खिलौना थैले में रखा ही था और हम कमरे से निकलने ही वाले थे कि बाहर एक डरावनी चीख हुई। पापा और प्रवीण अंकल तेजी से कमरे से निकले और हमें अंदर ही रहने के लिए कहा गया। उन्होंने बाहर से दरवाजा लगा दिया। बाहर से बेहद डरावनी आवाजें आ रही थी। मम्मी, पापा
और प्रवीण अंकल की तो ये आवाजें थी ही नहीं। किसी औरत की भयानक सी चीखने की आवाज और किसी और आदमी की भारी उसी के जैसी आवाज। ये दोनों आवाजें जैसे आपस में बहस कर रहे थे। हम दोनों सहमे से अंदर दुबके रहे। बाहर से कुछ टूट फूट की आवाज आई और उसके बाद पापा और प्रवीण अंकल के चीखने की, जैसे वो कह रहे हों, पकड़ो उसे। हमारे कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। बाहर मम्मी थी, लेकिन लेकिन ये मम्मी जैसी नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर बहुत खूंखार भाव थे, किसी जानवर के जैसे। उनके मुंह से भी जो आवाजें आ रही थी वो भी उनकी नहीं थी, पर यह वही डरावनी आवाज थी जो बाहर सुनाई दे रही थी। वो अंदर आई। उन्होंने हाथों से कोमल की तरफ कुछ इशारा किया और कोमल हवा में उड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई और कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। वो मेरे पास आई। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और एक गाना गाने लगी, जैसे कि कोई लोरी हो। धीरे धीरे पूरे कमरे में वही लोरी गूंजने लगी, अलग अलग आवाज में। उस लोरी को सुनकर मेरे दिमाग में बेहोशी छाने लगी। मैं अपने होश खोने लगा और मेरी आंखें भारी होने लगी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब मुझको धुंधला धुंधला सा याद है। जब मेरी आंखें खुली तो कोमल मुझे उठा रही थी। पापा और प्रवीण अंकल मेरे और कोमल के सामने और मम्मी और हमारे बीच में खड़े थे। और मम्मी, एक आदमी, एक डरावना सा दिखने वाला आदमी, अजीब से हुलिये वाला, वो मम्मी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जा रहा था। घसीट कर ले जाते हुए वो कुछ कुछ बोल भी रहा था और मम्मी भी चीख रही थी। जो भारी सी आवाज मुझे मम्मी के अंदर आने से आ रही थी वो इसी आदमी की थी। मम्मी के बाहर जाने के बाद पापा और अंकल भी बाहर चले गए। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और इस बार कोमल ने भी अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। बाहर दूसरे कमरे से अब बेहद डरावनी आवाजें आने लगी। बीच बीच में उस आदमी की भारी आवाज भी आती और फिर मम्मी के चीखने की। लगभग 15 मिनट तक यही चलता रहा और फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर से खुलने की आवाज हुई। कोमल ने दरवाजा अंदर से खोलने से पहले पूछा कि बाहर कौन है। बाहर पापा थे। दरवाजा खोला तो इस बार सच में बाहर पापा ही थे और उनके चेहरे पर आज शांति के भाव थे। पिछले इतने दिनों में मैं पहली बार उनके चेहरे पर शांति देख रहा था, वरना हर रोज वो मुझे स्ट्रेस में ही दिखते थे। पापा हमें लेकर कमरे में गए जहां पर मम्मी थी। वो बेड पर लेटी हुई थी। उनका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उनके बाल भी बिखरे हुए थे। वो थकी हुई सी लग रही थी और धीरे धीरे से सांस ले रही थी। मुझे देखकर उन्होंने इशारे से अपने पास बुलाया और मेरे सिर और गालों को छुआ। इस स्पर्श को मैं पहचानता था। ये मेरी मम्मी का ही स्पर्श था। आज इतने दिनों बाद जैसे मम्मी ने, मेरी अपनी मम्मी ने मेरे गालों को छुआ था। वो डरावना सा दिखने वाला इंसान भी बगल में ही बैठा था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी और अब वो मुझे इतना डरावना नहीं लग रहा था। इस घटना के बाद हम लोग उस जगह पर और अधिक नहीं रहे। लगभग 3 दिन में ही पापा ने मम्मी की हेल्थ का हवाला देकर ट्रांसफर करवा लिया। उसके बाद इस दिन और इस घटना का जिक्र दोबारा कभी हमारे घर में नहीं हुआ।
इस वजह से ये पूरी घटना मेरी याद से भी मिटने लगी और बस एक धुंधला सा सपना बनकर रह गई। सारा खुलासा कुछ दिन पहले मेरे 16 साल के हो जाने पर हुआ। मुझे कोमल और मम्मी ने सारी बात बताई। मोहल्ले की एक औरत, वो काला जादू जानती थी। उसने अपने काले जादू के बल पर एक पिशाचनी, एक डायन को अपने वश में करके रखा था। वो औरत खुद भी नौकरी करती थी। उसका बस एक बेटा था, मेरी ही उम्र का, और उसका पति तो उसको छोड़कर चला गया था। बल्कि सब पता लगने के बाद तो मुझे लगता है कि उसने अपने पति को भी कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। खैर, उस औरत ने डायन के साथ एक सौदा किया था। डायन उसकी तरक्की करवाएगी और बदले में वो डायन की बलि के लिए शिकार ढूंढेगी, वो भी बच्चों की बलि। वो उस डायन को बलि के लिए शिकार देती। डायन नौकरी में उसकी तरक्की करवाती। उसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाता। फिर नई जगह पर वो तब तक इंतजार करती जब तक उसकी नज़र में कोई शिकार नहीं आता। और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था हमारे वहां आने के 5 साल पहले से। उनके इस सौदे का तरीका भी बड़ा डरावना था। जिस भी बच्चे की बलि देनी होती, ये औरत उस बच्चे को एक खिलौना गिफ्ट में देती। इस खिलौने में भी काला जादू किया गया होता और डायन के लिए ये एक निशानी की तरह काम करता कि किसकी बलि चढ़ानी है। डायन और खिलौने के काले जादू के प्रभाव से उस घर में फिर कलेश होने लगते। घर में जो भी मानसिक रूप से सबसे कमजोर होता, डायन उस पर हावी होने लगती। उसे वो घर और समाज सबसे दूर कर देती और अंत में वो उसे पोजेस करके उसके द्वारा ही बच्चे की बलि चढ़ा देती। जब हम इस मोहल्ले में आए थे तो बहुत सारी औरतें हमारा स्वागत करने आई थी। उसी समय उसने वो ऑक्टोपस वाला खिलौना मुझे दे दिया था। उसी खिलौने में काला जादू किया गया था और उसी की वजह से हमारे घर में मम्मी पापा की इतनी बड़ी लड़ाइयां होने लगी थी। उस तूफानी रात जब मम्मी गमला और पौधा ठीक करने के लिए बालकनी में गई थी, तब उस डायन ने उन्हें पूरी तरह पोजेस कर लिया था। उसके बाद वो मम्मी रही ही नहीं। सारे काम वो डायन कर रही थी। मुझे चोट लगने पर जो बच्चे को तमाचा मारा गया था, वो भी मम्मी ने नहीं, इस डायन ने मारा था। और एक और डरावनी बात जो मुझे पता चली, जिस बच्चे ने मुझे धक्का दिया था और इस डायन ने जिसे तमाचा मारा था, उस बच्चे की माँ ही वो औरत थी जिसने ये सब काला जादू किया था। पार्क में वो हादसा भी इन दोनों की एक चाल थी ताकि मम्मी और हमारा परिवार मोहल्ले में भी सबसे दूर हो जाए। वो औरत अपने ही बच्चे से ऐसे खौफनाक चालें करवा रही थी। जब ये वाली बात मैंने पापा को बताई थी तो पापा को लगा था कि नया घर शायद उन्हें सूट नहीं कर रहा। वो तो प्रवीण अंकल को लेकर बस इसलिए आए थे कि घर की शांति के लिए हवन करना चाहिए या नहीं। पर वो घर में मौजूद बुरी शक्ति को समझ गए थे और उन्होंने उसके स्रोत को भी ढूंढ निकाला था, मेरा वो खिलौना। पर इस तरह की चीजों से निपटना उन्हें नहीं आता था, इसीलिए वो वापस गए और अपने गुरु को साथ में लेकर आए। उनका गुरु वही डरावना सा दिखने वाला आदमी था। उन्हें इन सब बुरी शक्तियों को हराने का अनुभव था। उन्होंने प्रवीण अंकल को एक अभिमंत्रित कपड़ा दिया जिसमें लपेटकर वो उस खिलौने को थैले में रखने वाले थे। लेकिन गुरुजी को पता था कि जैसे ही कपड़े से खिलौने को लपेटा जाएगा, उस डायन को पता चल जाएगा और वो वापस आ जाएगी। इसीलिए वो अंदर खिलौना रखने खुद नहीं आए, वो बाहर ही रहे, डायन उर्फ मम्मी को रोकने के लिए। पर यह डायन उनकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली निकली। वो गुरुजी को पीछे गिराकर हमारे कमरे तक पहुंचने में सफल हुई। कोमल को बाहर निकालकर और मुझे उठाकर जो लोरी वो गा रही थी, वो असल में कुछ मंत्र थे, शिकार को बलि के लिए तैयार करने वाले, और उनसे भी ऊपर की जो काली शक्तियां हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि ये बलि उनके लिए है। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही गुरुजी आ गए
और उस डायन को मम्मी से अलग कर दिया। उस डायन ने ही फिर उन्हें बताया कि ये सब किसने किया। आखिरी जो बात मुझे पता चली वो ये कि गुरुजी ने उस डायन को उस औरत के ही पीछे लगा दिया था। वो औरत और उसका बच्चा मोहल्ला छोड़कर चले गए। आगे उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये सारी बात मम्मी और पापा को प्रवीण अंकल ने गुरुजी के माध्यम से ही बताई थी। सारा पर्दाफाश होने के बाद वो सारी डरावनी यादें मेरे दिमाग में फिर से ताज़ा हो चुकी हैं, पर अब मैं डरने के बजाय और भी अधिक चौकन्ना हो चुका हूं। मुझे कुछ भी चीज सामान्य से अलग लगती है तो मैं तुरंत सबको बता देता हूं, और इस हादसे के बाद से ही कोमल, मम्मी और पापा मेरी कही हर बात को गंभीरता से लेते हैं।